बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर के स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के स्टार्ट करते हुए आज हमने जाना है बेटा अपने टॉपिक की तरफ जो है बेसिकली गैसेस का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ना है? उसके अंदर हमने पढ़ना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अभी तक हमारी इस लेक्चर सीरीज के अंदर दो चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का और स्टीशियोमेट्री का। होपफुली उसकी प्रैक्टिस और उसका लेक्चर ग्रिप आपने कर ली होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर विच इज गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसका मेन टॉपिक है। एसटीपी क्या होता है ये इसका बेटा मेन टॉपिक है। एसटीपी क्या होता है, ये एक एक लाइन की चीजें हैं ये, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज बॉयल्स लॉ, व्हाट इज चार्ल्स लॉ, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, यूनिट ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट क्या होता है, रियल एंड आइडियल गैस क्या होती है। तो ये मासूमाना टॉपिक इस चैप्टर के हैं जो कि इंशाल्लाह क्विकली हम एक घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको मेरा बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? जब आपके पास एटम मॉलिक्यूल्स क्या हो गए थे, डिस्कवर हो गए थे, तो अब उनके बिहेवियर की बात करनी थी कि भाई इनका बिहेवियर क्या है। तो इसी तरह एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट की टीम आपस में सर जोड़ के बैठी और वो जो कंबाइंड एफर्ट उन्होंने की उसके नतीजे में कहते हैं ना कि जब भाई एक मुल्क आजाद हुआ तो उस मुल्क में अब आइन और लॉ क्या होगा। तो बहुत सारे मुल्क के जो सीनियर अफराद होते हैं तो वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करते हैं कि इन उसूल और जवाबित पे मुल्क चलेगा। तो इसी तरह जब डिस्कवरी हमारे पास कंप्लीट हो गई तो अब इनका बिहेवियर क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, इनका बिहेवियर क्या है। तो उसके लिए साइंटिस्ट की टीम सर जोड़ के बैठ गई और कंबाइन एफर्ट थी मल्टीपल साइंटिस्ट की जिन्होंने उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज की। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, हर मॉलिक्यूल के लिए। बट वी आर टॉकिंग अबाउट गैस, हम गैस की बात करने जा रहे हैं अभी, तो हम गैस की बात करते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में जब हमने बात की तो ये सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ गैस। तो गैस की जब कॉम्पोजिशन की बात की जाएगी तो गैस कैसे बनी? गैसेस आर कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। गैसेस बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। कॉम्पोजिशन ऑफ गैस क्या है? गैस कंपोज हुई है विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूं मल्टीपल गैसेस आपके पास होती हैं। अगर मैं बात करूं कौन सी गैस की, हीलियम गैस की बात करूं, नियॉन गैस की बात करूं, आर्गॉन गैस की बात करूं, ये जो गैसेज हैं जो ग्रुप नंबर 8 में होती हैं, हीलियम गैस हो गई, नियॉन गैस हो गई, या आपके पास आर्गॉन हो गई, ये वो सारी गैसेज हैं जिनको आप मोनो अटोमिक गैसेस कहते हो। जिनको आप क्या कहते हो? मोनो अटोमिक गैसेस। मोनो अटोमिक गैसेस से मुराद क्या होती है? ये एक एटम से मिलकर बनती हैं, ये एक एटम की फॉर्म में होती हैं, मोनो अटोमिक। अभी मोनो अटोमिक को मजीद समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप बात करो हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की बात करो, तो दीज गैसेस आर डाई अटोमिक। ये दो एटम से मिलके बनती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक गैस कहते हैं। इसी तरह अगर आप बात करो CH4 की बात करो, C2H6 की बात करो, तो CH4 हो गया, C2H6 हो गया। तो दीज गैसेस आर बेसिकली कॉल्ड एज पॉली अटोमिक गैसेस। ये आपके पास पॉली अटोमिक गैसेस कहलाती हैं। मोनोअटोमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं। अब जब आप बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बाद सेकंड पॉइंट आता है, कॉम्पोजिशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो गैसेस मॉलिक्यूल की जब मेरा बेटा आप बात करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं पाई जाती। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द गैस। आगे जाके जब हम इन पॉस्टुलेट्स को देखेंगे तो पता चलेगा ये पॉस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ फुलफिल हो रहे हैं आपकी आइडियल गैस के अंदर, रियल गैस में पॉस्टुलेट्स फुलफिल नहीं हो रहे। तो हम बोलते हैं नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन जो कि पाई जाती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तीसरा हम एक बड़ी काम की बात करते हैं। तीसरी बात हम बहुत काम की करते हैं, वो कहलाता है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सर ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की क्या कहानी है? अब ये जो पॉस्टुलेट्स है ना, ये पॉस्टुलेट्स बेसिकली गैस के पॉस्टुलेट्स हैं। कुछ गैसेस इन पॉस्टुलेट्स पर पूरा उतरती हैं और कुछ गैसेस इन पॉस्टुलेट्स पर पूरा नहीं उतरती। तो हम मान लेते हैं जो आइडियल गैस होती है वो इन पॉस्टुलेट्स पर पूरा नहीं उतरती, जबकि जो रियल गैस, सॉरी,
जो आइडियल गैस होती है वो इन पोस्टुलेट्स पर पूरा उतरती है, जबकि जो रियल गैस होती है वो इन पोस्टुलेट्स पर पूरा नहीं उतरती। अब वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में आपसे क्या कहा जाता है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, इस बात को बेटा जरा समझिएगा कि मैंने दो कंटेनर लिए, आपको दो कंटेनर नजर आएंगे नीचे। एक कंटेनर नंबर 1 लिया और एक कंटेनर नंबर 2 लिया। ये मैंने दो कंटेनर लिए जिसके अंदर मैंने मल्टीपल गैसेस डाल दी। ये कंटेनर नंबर 1 हो गया मेरा बेटा, और इसी तरह मैंने इसको लिया, ये कंटेनर नंबर 2 हो गया। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या रखी? एक गैस रखी। अब जैसे ही मैंने इस कंटेनर के अंदर एक गैस रखी तो गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, तो मैं बोलूंगा जो मेरे कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। क्योंकि जो गैस है वो कंप्लीटली कंटेनर में फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा ये वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है। मैंने क्या किया, इसी कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन अप्लाई किया। पिस्टन इज अ काइंड ऑफ लॉक। जैसे आप बचपन में पेन की इंक भरते थे ना, फाउंटेन पेन की, तो पीछे एक लगा होता था प्रेशर वाला जिसको आप खींचते थे तो इंक ऊपर आती थी। तो इट इज बेसिकली ए पिस्टन। या सिरिंज आपने देखी है, सिरिंज में जो लगा हुआ होता है ऊपर नीचे कर रहे होते हैं वो पिस्टन होता है। तो पिस्टन आपने जब इस पे रखा और पिस्टन रख के इसको प्रेशर लगाया, तो जब प्रेशर आपने इसकी तरफ लगाया, डाउनवर्ड लगाया, तो आपने क्या देखा कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत स्पेस है। अब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो आपने बोला कि भाई अगर एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं, अगर एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं, वो तो ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम जो कि गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। भाई ये जो मैंने वॉल्यूम दिखाया है, ये क्या वॉल्यूम है? ये बेसिकली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये तो बहुत ही थोड़ा सा वॉल्यूम है, ये तो बहुत ही थोड़ा सा वॉल्यूम है। और ये क्या है मेरा बेटा? ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो यहां पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बताया गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज बेसिकली नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। अगेन ये बात आइडियल गैस के लिए तो सही है, लेकिन रियल गैस वाले इस बात को भी नहीं मानते। अभी आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें जो कि नहीं माननी और माननी है, डिस्कस भी करनी है। गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन की बात करें तो भाई गैस मॉलिक्यूल्स जो मोशन परफॉर्म करते हैं वो कौन सी मोशन परफॉर्म करते हैं? वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। किस कोई मॉलिक्यूल किधर भी चला जाए कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा? रैंडम मोशन कहते हैं। मल्टीपल मोशन होती है भाई, इस ट्रांसलेटरी मोशन होती है कि आप सीधी लाइन में चलो, सर्कुलर मोशन होती है कि आप दायरे में घूमो, वाइब्रेटरी मोशन होती है कि आप वाइब्रेट होते रहो, इसी तरह एक रैंडम मोशन होती है कि आपको खुद नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। तो गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को जितना वॉल्यूम मिलता है उसमें वो मूव करते हैं। तो द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज बेसिकली रैंडम मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है? रैंडम मोशन होती है। नंबर 5, जब हम आगे बढ़ते हैं तो मोशन के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो कौन सा आता है भैया? कि गैस मॉलिक्यूल्स कोलिजन कौन सा परफॉर्म करते हैं। तो अगेन वी आर पर्टिकुलरली स्टडिंग फॉर अ थ्योरेटिकल पोर्शन। तो थ्योरेटिकल चीजें जो होती हैं वो आइडियल कंडीशंस पर बेस करती हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है ना, वो होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन से मुराद क्या है? इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स के अंदर, कि भाई इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दोनों क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज बिफोर कोलिजन एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल बॉडीज
बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। अब ये इलास्टिक कोलिजन भी आइडियल गैस के लिए तो सही है, रियल गैस के लिए पॉइंट पूरा नहीं उतरता। तो सर जब रियल गैस की बातें पूरी नहीं उतरती, तो हम पढ़ क्यों रहे? तो बेटा जो प्रॉपर्टीज बनाई जाती है ना, वो आइडियल सिनेरियोज को देख के बनाई जाती हैं। फिर उनको देखा जाता है कि रियल चीजें इस पे कितना क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं या कितना फॉलो कर रही हैं। इसी तरह एक और होता है आपके पास फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, पॉस्टुलेट्स थे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिए डिजाइन किए गए। तो फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या होता है भाई? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। गैस मॉलिक्यूल के दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब फ्री रास्ता है। गैस मॉलिक्यूल्स वो रास्ता जो विदाउट कोलिजन गुजारता है, उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या होगा मेरा बेटा? फ्री पाथ होगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो एक के बाद इन एक होने वाले कोलिजन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्री पाथ। ठीक है। एंड द एवरेज डिस्टेंस, और इसी का जो आप क्या निकाल लो, एवरेज डिस्टेंस निकाल लो कि भाई दो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर इसका आप क्या निकाल लो भाई, एवरेज निकाल लो, तो वो क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ कहलाएगा। ठीक है। तो फ्री पाथ क्या होगा कि दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फ्री पाथ हो गया। और उसी फ्री पाथ का आपने एवरेज निकाला, तो एवरेज को हम मीन भी कहते हैं। तो वो क्या बन जाएगा? मीन फ्री पाथ। ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिफोर टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। पॉइंट नंबर 5 के बाद मैं 6 पे नहीं गया, डायरेक्ट 7 पे चला गया। तो पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 आपसे फरमाता है, सॉरी 7 पॉइंट नंबर आपसे फरमाता है कि भैया प्रेशर। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? गैस मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स वंस दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर और अदर गैस मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर। P बराबर होता है F इंटू ए के, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। ये प्रेशर लगाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स जब वो किसी भी वॉल ऑफ द कंटेनर से या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन परफॉर्म करते हैं, टकराते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 तो सिंपल सा है। पॉइंट नंबर 8 इसी से मुंसलिक है। वो क्या कहता है भैया, काइनेटिक एनर्जी भी होती है गैस मॉलिक्यूल्स के पास, और वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे, आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ, सॉरी, आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ, आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और वो काइनेटिक एनर्जी बराबर भी किसकी होती है? 1/3 1/2 mv स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो 1/2 mv स्क्वायर की वो क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास आता है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के यही पॉस्टुलेट्स हैं। बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा, बुक के पॉस्टुलेट्स भी देख लीजिएगा। तो यही पॉस्टुलेट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो व्हाट आर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो होते हैं जो बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पर फॉलो होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए भी थे स्टीशियोमेट्री करवाते हुए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होती है, आप लोगों को पता है कि भाई कंडीशंस की बेस पे होता है। सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड टेम इसको आप बोलते हैं एस
टी और पी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का यूनिट है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है भाई? टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को आप क्या बोलते हैं? 273 केल्विन भी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं या इसको 273 केल्विन भी कहते हैं। इसी तरह जब स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करते हैं तो द स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर थोड़ी सी साइंस है। अगर आप स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। ये इसका 1 एटमॉस्फेयर जो यूनिट होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट ऑफ सिस्टम देख रहे होते हैं वो सीजीएस सिस्टम होता है। आपने मल्टीपल यूनिट ऑफ सिस्टम देखे हैं। मल्टीपल यूनिट ऑफ सिस्टम क्या देखे हैं आपने? सबसे पहले आपने एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम देखा है, आपने एफपीएस सिस्टम देखा है। इसी तरह एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो हम सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं जब भी हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। अब एटमॉस्फेयर को किससे किससे रिलेट कर सकते हैं? 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो बराबर होता है 760 टॉर के। प्रेशर का एक और यूनिट होता है टॉर। अब ये सारी कन्वर्जन आपको पक्की जहन में याद होनी चाहिए, हिफ्ज होनी चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टॉर के। और टॉर का एक पुराना भी नाम था, वो था मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी की मदद से आप बैरोमीटर्स बनाते थे जो बेसिकली प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो वो मरकरी की मदद से बनाया करते थे। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता था वो उसका एक पॉइंट होता था। इसको भी हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 टॉर, इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और मिलीमीटर की जगह अगर आपको सेंटीमीटर स्केल है तो इसको आप बोल देंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसको आप कह देंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। अगर इसको आप पीएसआई में देखेंगे तो द पीएसआई वुड बी इक्वल्स टू 14.7 पीएसआई। पीएसआई होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पीएसआई बराबर होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये जो यूनिट ऑफ सिस्टम है ये एफपीएस यूनिट ऑफ सिस्टम है। तो इसको आप एफपीएस में लिखते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये इसकी वैल्यू होती है जो किसके बराबर होती है? पीएसआई के बराबर होती है। आफ्टर दैट जो एक और होता है वो होता है आपके पास एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसको आप क्या बोलते हैं? 101,325 पास्कल। 101,325 भी कहते हैं, 320 भी कहते हैं, तो डज इट मैटर, इसका मसला नहीं है। 101,325 पास्कल होता है। या इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। पास्कल कहें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें एक ही बात है, ठीक है। कई किताबों में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ होता है, कुछ किताब वाले इसको पास्कल लिखते हैं। तो आपका डिपेंड करता है क्या कंडीशन देता है, लेकिन आपको दोनों पता होनी चाहिए, पास्कल और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये जो यूनिट ऑफ सिस्टम बेटा मैंने लिखे हैं, दीज यूनिट ऑफ सिस्टम्स आर मेजर्ड इन सीजीएस सिस्टम। ये आपके कौन से सिस्टम में मेजर किए जाते हैं? सीजीएस सिस्टम में मेजर किए जाते हैं। ये जो मैंने यूनिट ऑफ सिस्टम लिखा है ये बेटा मैंने लिखा है एफपीएस सिस्टम में, फुट पाउंड स्क्वायर, फुट पाउंड स्क्वायर। ये जो चंदा मैंने यूनिट ऑफ सिस्टम लिखा है ये मैंने किस में लिखा है? एसआई के अंदर लिखा है। अब द चैलेंज इज आपको इन सब की कन्वर्जन आनी चाहिए। आपको इन सब की कन्वर्जन आनी चाहिए। सर क्या मतलब? आपके पास पेपर में सवाल आ सकता है कि भाई बताओ, अगर प्रेशर 32.8 पीएसआई है, अगर प्रेशर की वैल्यू 32.8 पीएसआई के बराबर है तो मुझे जरा कन्वर्ट करके दो। सर क्या कन्वर्ट करके भी देते हैं, हम तो मैथमेटिक्स में चैंपियन है। सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करके दो पीएसआई को एटमॉस्फेयर में। पीएसआई को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो। फिर मुझे कन्वर्ट करके दो पीएसआई को किलो पास्कल में। मुझे कन्वर्ट करके दो पीएसआई को पास्कल में भी नहीं, किलो पास्कल में। देख लेते हैं सर कैसे होगा। फिर भाई मुझे कन्वर्ट करके दो नंबर 3 पीएसआई को टॉर में। ये अब कन्वर्जन आपको आनी चाहिए सारी। पीएसआई टू टॉर मुझे कन्वर्ट करके दो, क्या होगा? और एक लास्ट भी उसने आपको दे दिया नंबर 4 कि भाई मुझे इसी पीएसआई को कन्वर्ट करके दो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। सेंटीमीटर। अब सारे सवाल एक साथ तो नहीं देगा, वो किसी भी नेचर का सवाल पूछ सकता है, बट यू नो द सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए। और सोल्यूशन आपको उस वक्त तक पता नहीं होगा जब तक आपने इसको हिफ्ज नहीं किया हुआ होगा। इसको याद नहीं करना है, इसको हिफ्ज करना है। याद की हुई चीज भूली जाती है, हिफ्ज की हुई चीज भूली नहीं जाती।
तो इसको आपने याद नहीं करना है, इसको आपने हिफ्स करना है। यहां तक कोई टेंशन है? प्रेशर के जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर को आप 760 टॉर, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 14.7 psi और 101325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो। बेहतरीन हो गया। चले, अब कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भाई मुझे psi टू जाना होगा, मुझे psi टू जाना होगा, तो मुझे रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है भाई? सर रिलेशन है 1 एटमॉस्फेयर के अंदर 14.7 psi। सर यहाँ पर तो पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ इनका, रिलेशन लिखना जरूरी है। मैं यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ सर, कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 14.7 psi। इसको क्विकली करना है, इतना सोच समझ के सजा के नहीं करना, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप बाद में लेक्चर देखें तो आपको सारी चीजें लेक्चर में मिले लिखी हुई। तो इसलिए बेटा मैं इसको सारा ध्यान से और एक एक चीज लिख के करता हूँ। psi टू एटमॉस्फेयर जाएंगे, आप बना लें यहां पर आपका psi है, ठीक है। एक एरो बना लें कि आपने कहाँ जाना है, एटमॉस्फेयर में जाना है। दूसरा एरो बना लें कि आप एटमॉस्फेयर पे खड़े हुए हैं, आप एटमॉस्फेयर पे खड़े हुए हैं, आपको पीएसआई में आना है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, तो आपको दोनों कन्वर्जन आनी चाहिए। भाई 1 एटीएम से पीएसआई में जाना है, तो एटीएम से पीएसआई में जाने के लिए 1 एटीएम में 14.7 पीएसआई है, 2 एटीएम में क्या होगा, 14.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एटीएम में अगर आप खड़े हुए हो तो पीएसआई में आपको आना है, तो मल्टीप्लाई बाय 14.7 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 14.7 कर दो, मेक सेंस। एक में 14.7 है, दो में क्या होगा, 29.5, 29 आई थिंक 4 होगा, ठीक है, 28.4 और 29.4, बिल्कुल सर 29.4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसी तरह पीएसआई से एटीएम में जाना है, तो आप क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 14.7 कर दो, इसको अपोजिट कर दो। तो अब मुझे बता दीजिएगा कि अगर ये जो प्रेशर दिया हुआ है वो पीएसआई में 32.8 है, अगर इसको एटमॉस्फेयर में लाना होगा, प्रेशर को अगर मैं एटमॉस्फेयर में लाऊंगा, तो व्हाट वी यू विल डू 32.4 डिवाइडेड बाय 14.7। इसको 14.7 से डिवाइड करोगे, आंसर किस में आ जाएगा आपके पास, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। और आंसर इसका होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग जो नजर आया आपको किताब के अंदर, आपको ऑप्शन के अंदर टिक करके आ जाओगे। अब पीएसआई टू किलो पास्कल है, पीएसआई टू किलो पास्कल का रिलेशन, हमें पीएसआई टू किलो पास्कल का रिलेशन नहीं पता, हमें पीएसआई से पास्कल का रिलेशन पता है। वो क्या रिलेशन पता है भाई? वो रिलेशन पता है पीएसआई से पास्कल का, कि 14.7, ये रिलेशन है बेटा। 14.7 psi बराबर होता है 101325 पास्कल के। 14.7 psi बराबर होता है 101325 पास्कल के। मैं किलो पास्कल पे जा ही नहीं रहा, अभी किलो पास्कल पे जा सकता हूं, लेकिन मैं मुश्किल नहीं करता, मैं आपको आसान तरीके से लेके चलता हूं। अब होगा क्या, आपको पता है कि 14.7, आपको पता है पीएसआई से एटमॉस्फेयर में जाना है, आपको पता है 14.7 पीएसआई में 101325 पास्कल। स्टीशियोमेट्री वाला तरीका अपनाओ, जो स्टीशियोमेट्री में आप लोग करते थे। मुझे 14.7 पीएसआई के लिए पता है कि इसमें कितने पास्कल हैं, बट आई नीड टू कैलकुलेट फॉर 32.8। तो मैं क्या करूंगा, 14.7 की जगह पे क्या लगा दूंगा, 32.8 लगा दूंगा। मैं क्या लगा दूंगा, 32.8 लगा दूंगा, जो कि पीएसआई में होगा। जब मैं इसको पास्कल में कन्वर्ट करूंगा, तो पास्कल का मतलब क्या होगा, 101325। आपने क्या किया था, यहां से 14.7 गायब किया, किसी चीज को आप गायब तो नहीं कर सकते ना, मैथमेटिक्स कहती है आप मेरे साथ वो तमाम काम करें जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। तो आपने यहाँ 14.7 की जगह 32.8 लगाया, तो 14.7 नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14.7 नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप उसी नंबर से करेंगे जो आपने लगाया है। ये नंबर आपने मैथ लेफ्ट साइड पे लगाया है, तो इसी को आपने राइट साइड पर भी लगाना है। मैथमेटिक्स कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करें जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़ता हो। तो ये आंसर जो आएगा वो पास्कल में आएगा। वो जो भी आंसर पास्कल में आएगा उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, जो भी एक्स वाई जेड आपका आंसर पास्कल में आएगा
उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो द आंसर वुड अपेयर इन किलो पास्कल। जो भी आंसर आएगा, यहीं पे डिवाइड बाय 1000 कर ले, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर भी अब डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, तो जो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, किलो पास्कल में आएगा। ठीक है। जो भी आंसर आया यहाँ पे, मान ले डब्बे के अंदर जो भी आंसर आपका आया, एक्स वाई जेड आपका जो भी आंसर आया उसको आपने डिवाइड किया किससे बेटा, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड किया तो वो आंसर आपका पास्कल से किस में कन्वर्ट हो गया, किलो पास्कल में कन्वर्ट हो गया। तो ये दिस इज द मेथड, ये एक तरीका है जिससे आप इजिली ये काम कर सकते हैं। क्या किया मैंने, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस बेटा आसान तरीके से 14.7 का रिलेशन ढूंढा। तो मुझे 14.7 के लिए पता है, तो इस चीज को मैं नीचे ले जाकर मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे वो नंबर लगा दिया जो मेरा डिजायर्ड नंबर था। और डिजायर्ड नंबर 32.8 था। मैथमेटिक्स कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करी जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। 32.8 आपने लेफ्ट पे लगाया तो उसको आप राइट पर भी लगाएं। आखिरी सवाल है पीएसआई टू सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, पीएसआई टू टॉर। पीएसआई टू टॉर आप इजिली कर सकते हैं, आपको पता है भाई 1 एटमॉस्फेयर, ये सारे आपस में भाई बहन है। तो 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर। तो 760 टॉर 14.7 पीएसआई के बराबर। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि भैया 14.7 पीएसआई जो है वो 760 टॉर के बराबर है। 14.7 psi जो है वो 760 टॉर के बराबर है। सेम मेथड जो आपने फैक्टर मेथड लगाया ट्रिग्नोमेट्री वाला वो दोबारा अप्लाई करें। आपको मालूम करना है भाई 14.7 जो है वो 760 टॉर के बराबर है। तो 32.8 कितना है, तो ये चीज नीचे जाकर 760 से डिवाइड हो जाएगी। यहां पर आप क्या लगा देंगे, 32.8 psi इक्वल्स टू 760 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 14.7। 760 डिवाइडेड बाय 14.7, इस चीज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आप डिजायर्ड नंबर है, वो डिजायर्ड नंबर आपका जो भी कन्वर्जन नंबर दिया हुआ, इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, आसान कैलकुलेशंस आएंगी, उसको लेके आप परेशान मत हो। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, 32.8। द आंसर वुड अपेयर इन द टॉर, वो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, टॉर में आएगा। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, नहीं आएंगे। वो ऐसा नंबर आपको फिगर देगा जो कन्वर्ट करने वाला देगा, जिसको आप इजीली इजीली कर सकते हो, वो आपको ऐसा नंबर देगा। इस बात से आप परेशान मत हो कि सर इतनी मुश्किल कैलकुलेशन आएगी तो हाउ वी विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। नहीं, एग्जामिनर बेटा आपसे ज्यादा सीनियर है, उसके बाल सफेद हो गए पेपर बनाते बनाते, उसको पता है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और मुझे ऐसे नंबर नहीं देना जो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल ना हो या टाइम ले। तो ये बुक की एग्जाम्पल है, सवाल की एग्जाम्पल नहीं, बुक की एग्जाम्पल है। तो इसमें ऐसे सवाल लिए गए होंगे। अब पीएसआई टू सेंटीमीटर भी कर लेंगे आप। पीएसआई टू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रिलेशन में आपको बता देता हूं। मैं क्या बताऊंगा, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ऊपर लिखा हुआ है रिलेशन कि 14.7 पीएसआई जो होता है वो बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लें। ये कर लेंगे आप लोग। ये वाला सवाल पेपर में था, एक बार आया हुआ है, ये मेरे पास लिखा हुआ भी है। इस किस्म का सवाल पेपर में आया हुआ है, एग्जैक्टली मुझे वैल्यूज याद नहीं है, किसी बच्चे ने दिया था कि भाई 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1450 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को उठाओ और इसका मुझे पीएसआई के अंदर आंसर बताओ। 14.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को उठाओ और इसका मुझे आंसर बताओ किसके अंदर बेटा, पीएसआई के अंदर बताओ। तो आपने डायरेक्ट कन्वर्जन कभी जिंदगी में याद नहीं रखनी, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड। आपको सिर्फ डायरेक्ट वो याद होने चाहिए, कंडीशंस। कंडीशंस क्या है भाई, आपको पता है कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी से पीएसआई में जाना है, तो आपको पता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है, बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। और 1 एटमॉस्फेयर इसी तरह 14.7 पीएसआई के भी बराबर है। तो आप यहां पर बोल दोगे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वुड बी इक्वल्स टू 14.7 पीएसआई। अब यहां पर अपना फैक्टर मेथड लगा दोगे और फैक्टर मेथड लगा के आप अपना आंसर निकाल लोगे। तो दिस इज वेरी सिंपल एज टू क्लास मैथमेटिक्स, ये टू क्लास वाली मैथमेटिक्स है। ठीक है। तो ये बेसिक्स है इसके टॉपिक्स से। आगे मूव करते हैं इसके मेन टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा गैस लॉस का, कि आपके पास गैस लॉस क्या चीज है। अब गैस लॉस का मतलब ये है कि आपको
गैस की प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है, प्रेशर टेम्परेचर जो पढ़ा है, अब उसकी बुनियाद पे कोई लॉज डिफाइन करना, गैस के बिहेवियर को डिफाइन करना। तो उसके लिए गैस के कुछ लॉज बनाए गए। सबसे पहले कुछ बुनियादी लॉज है, 9 क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे, जिसको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंदा बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ इज बेसिकली कॉल्ड एज, बॉयल्स लॉ को क्या नाम देते हैं, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं बिल्कुल आप लोग ये लोग, शाबाश। हीट के चैप्टर में आप लोग ये लोग पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में, आई थिंक हीट फर्स्ट ईयर में आ गया अब। तो गैस लॉस से मुराद ऐसे लॉस जिसमें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का बिहेवियर एक साथ डिस्कस किया जाए, या गैस के इन बिहेवियर को डिस्कस किया जाए, दीस आर कॉल्ड एज गैस लॉस। बॉयल्स लॉ को आप कहते हो पीवी लॉ। पीवी लॉ से मुराद ये प्रेशर और वॉल्यूम की बात करता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन की बात करता है, दिस इज कॉल्ड एज पीवी लॉ। तो पीवी लॉ पे जब हम बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन पास हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इन सारे केसेस के अंदर टेम्परेचर आपका जो होना चाहिए टी, वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपने चेंज की तो बॉयल्स लॉ के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पर आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, ये चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुई तो आपके पास जो आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, पी वी इक्वल्स टू के। के इज बेसिकली कांस्टेंट। अब आप क्या करते हो, फॉर मल्टीपल स्टेजेस आप काम करते हो। जब मल्टीपल स्टेजेस वाला आप काम करते हो तो आपने एक बेसिक डेफिनेशन बना ली, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट पर्टिकुलर और कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन सेम। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकालो एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो वो हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से उन्होंने नतीजा निकाल लिया, P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के, और वो बराबर होगा P3 V3 के, और वो बराबर होगा PN V N के। तो जब जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, आपके पास बराबर आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा उसका, सेम आंसर आएगा। ठीक है। अब इसको इन्होंने ग्राफिकली भी समझा दिया, इसी बात को इन्होंने ग्राफिकली भी समझा दिया। वो क्या बोला इन्होंने कि भाई आपके पास दो चीजें, एक आपका होता है एक्स एक्सिस और एक आपका होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब ये वो एक्सिस होता है जहां पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है। एक्स एक्सिस का मतलब वो एक्सिस होता है जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है, वो वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड ना करे। तो यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है प्रेशर। तो प्रेशर पे हमने एक्स एक्सिस को रखा, सॉरी एक्स एक्सिस तो हमने प्रेशर को रखा जो कि हमारा इंडिपेंडेंट था, जिसको हम खुद से चेंज कर रहे थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसकी वजह से आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम वुड बी और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मेक सेंस, आसान सी बात है। अब इन्होंने जब प्रेशर वॉल्यूम को प्लॉट किया एक्स और वाई एक्सिस के अगेंस्ट, तो इन्होंने एक कर्व देखा। जब भी दो चीजें इनवर्सली रिलेट की जाती हैं तो उनका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है बेटा, कर्व बनता है। तो प्रेशर वॉल्यूम का भी जो ग्राफ बना, वो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ भी कर्व बना, तो आपने इसको कर्व से डिनोट कर दिया। इसी तरह आपके पास जब आपने दोबारा ग्राफ बनाया, जब आपने दोबारा ग्राफ बनाया एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, अब किसका ग्राफ बनाया आपने, अब बनाया वॉल्यूम का ग्राफ 1/P के साथ। 1/P मतलब इनवर्स ऑफ प्रेशर। 1/P का मतलब प्रेशर जो निकल रहा है उसको इनवर्स कर दो, इट इज इनवर्स ऑफ प्रेशर। तो अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें, अगर आप मेरा बेटा थोड़ा सा भी गौर करें, तो वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जिसको आपने V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कहा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह पढ़ें कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर, तो ये बात भी सही है। मतलब आप इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बिल्कुल मेक सेंस, कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
लेकिन इस बात को आप ऐसे भी घुमा के भी, कान घुमा के भी लिख सकते हैं, तो वो आपके पास क्या कराएगी, और इसको आप बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर। इनवर्स ऑफ प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कान घुमा के पकड़ें या कान सीधा करके पकड़ें, बात एक ही है, बात वही हो रही है। लेकिन इस केस में जब ग्राफ बनाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन बनती है। जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ हमेशा कर्व बनता है, जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द बॉयल्स लॉ, जो हमारे कोर्स के अंदर बताया गया है। बॉयल्स लॉ के अलावा हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपसे क्या कहता है कि भाई मैं कौन सा लॉ हूं? मैं हूं वॉल्यूम और टेम्परेचर लॉ। चार्ल्स लॉ, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर लॉ। वीटी लॉ इसको हम कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ क्या कहता है भाई? इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो क्या कहता है भाई? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक आप प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो ये काम होता रहेगा। जब तक आप प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो ये काम होता रहेगा। अब इन्होंने आपस में अपनी मामलात निभाए, प्रोपोर्शनलिटी हटा, कांस्टेंट आया, तो जो आंसर बना वो क्या बना? V अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। V अपॉन टी इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट हमने क्या रख दिया? नाम उसका के रख दिया। के बेचारा हमेशा रगड़े में आ जाता है कांस्टेंट का जब भी जिक्र हो। तो यहां से आपने फॉर मल्टीपल स्टेजेस रिएक्शन की बात की कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है एट पर्टिकुलर प्रेशर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 ओवर T2 इक्वल्स टू V3 ओवर T3, V4 ओवर V4 एंड Vn ओवर Tn। ये Vn ओवर Tn के बराबर हो जाएगा। ये आपका बहुत सिंपल सा इन्होंने क्या बना दिया? एक लॉ बना दिया, जिस लॉ को हम क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ या वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ। अब ये वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ क्या कहता है भाई? वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ क्या कहता है? ये कहता है भाई, अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहो तो ये कहता है देयर आर टू एक्सिस। भाई हमें पता है, कोई एहसान थोड़ी क्या, हमें बता के। देयर आर टू एक्सिस, एक का नाम होता है एक्स एक्सिस, एक का नाम होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो आता है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बादशाह है जिसको चेंज करना है करता रहे। और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वुड बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल। वॉल्यूम आपका क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आपने टेम्परेचर प्लॉट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आप मान लो आपने टेम्परेचर प्लॉट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आपने टेम्परेचर प्लॉट कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आपने मान लो टेम्परेचर प्लॉट कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस है, अप टू सो ऑन। इसी तरह यहाँ आपने प्लॉट किया माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस है। -100 के बाद यहाँ आपने प्लॉट किया -200 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह यहाँ पर आपने प्लॉट किया माइनस का 300 डिग्री सेल्सियस है। -200 और -300 के दरमियान एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जिसको आप बड़ा खास टेम्परेचर कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है माइनस का 273.16 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? सबसे कीमती बात ये है इस टॉपिक की। यहां पर आके हुआ क्या, देखें जी। जब तक मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा, जब तक मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था, दुनिया मुझसे खुश थी। जब तक मैं अच्छा पढ़ रहा था, घर वाले भी खुश थे। अच्छा रिजल्ट आ रहा था, फर्स्ट आ रहा था, घर वाले भी खुश थे। जैसे ही मेरा रिजल्ट खराब आया, सबने आंखें फेर ली। तो जब तक मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाना क्या किया? कम किया। टेम्परेचर मैंने बढ़ाना क्या किया मेरा बेटा? कम किया। तो वॉल्यूम भी क्या होना शुरू हो गया? कम होना शुरू हो गया। वॉल्यूम भी क्या होना शुरू हो गया? कम होना शुरू हो गया। अब वॉल्यूम जो कम होना शुरू हुआ, तो कोई भी चीज अगर कम होती है तो कम होते होते वो खत्म हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है।
अब मैं टेम्परेचर गिराए जा रहा हूं, टेम्परेचर तो कभी जीरो नहीं हो सकता, बल्कि टेम्परेचर जीरो होने के बाद माइनस में चला गया। लेकिन मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इवेंचुअली डिक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आके तमाम गैसेस का वॉल्यूम, अगेन बहुत संभाल के एक बात कह रहा हूं, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे तमाम गैसेस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तमाम गैसेस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सर थ्योरेटिकली जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है? सर प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली बात करते हैं ना, पहले थ्योरी तो समझ लो। थ्योरेटिकली जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एब्सोल्यूट जीरो। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो के साथ साथ इसको हम कहते हैं जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो, या फिर हम इसको कहते हैं जीरो केल्विन। ये बात बिल्कुल गौर से तवज्जो फरमाइएगा, समात फरमाइएगा, सुनिएगा तवज्जो से। मैंने क्या बोला कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, जब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस बिकम्स थ्योरेटिकली जीरो। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन। सर आप बार बार एक जुमला गौर से बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकली जीरो, इससे मुराद क्या है? जी बेटा, कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास, कोई भी चीज जीरो नहीं हो सकती। तो एक्चुअल में क्या होता है, थ्योरेटिकली तो आपने बोल दिया कि जीरो है, एक्चुअल में क्या होता है कि वो गैस गैस नहीं रहती, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वो चीज जो, जिसका मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, जो गैस थी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके वो चीज गैस नहीं रहती बल्कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो चार्ल्स लॉ ने हमें बेवकूफ बना दिया, उसने कहा कि गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया। एक्चुअल में गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया क्योंकि चार्ल्स लॉ लिक्विड के लिए नहीं है, तो वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। चार्ल्स लॉ वहीं खत्म हो गया जैसे वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हुई। तो आज चार्ल्स लॉ ने बोला कि भाई थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो चुका है, जीरो, क्योंकि अब वहां गैस नहीं बाकी। अब वहां जो भी चीज बाकी उसको आप गैस नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, वो लिक्विड है। वो क्या है बेटा, लिक्विड। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है -273.16 डिग्री, जहां पे आइडियल गैसेस जो होती हैं वो जीरो हो जाती हैं। अच्छा, आइडियल गैस तो एक वो गैस होती है जो तसव्वुर में है ही नहीं, जो सिर्फ, सॉरी, जो प्रैक्टिकल में तो है ही नहीं, जो सिर्फ तसव्वुर है, जो सिर्फ इमेजिनेशन है। तो आप बोल देते हो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो, बेसिकली आप बोलते हो वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस बिकम जीरो। आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया। सर रियल गैस के साथ क्या हुआ? रियल गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ, बल्कि वो चीज गैस से अब लिक्विफाई हो गई है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो दिस इज द बेसिकली चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ बस वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ है, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। इसके अंदर सबसे काम की बात क्या है, एब्सोल्यूट जीरो आपने याद रखना है, जीरो केल्विन आपने याद रखना है। नंबर थर्ड, आप जब जाते हो तो आपके पास आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इज बेसिकली वी एन लॉ। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन ये आपको बताता है, जिसको आप एवोगैड्रोस लॉ कहते हो। और ये वही रिलेशन है जो आपने बेसिकली एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है ना, ये एवोगैड्रोस लॉ से ड्राइव किया गया है। जिसमें उसने बोला है कि भाई 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स 24.1 DM³ ये वही बात इसने बताई है कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ मोल्स के, कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को उठा के कांस्टेंट रखो। इसने इसकी बात बात पे एक ड्राइव रिलेशन बताया, और उसने बताया किसी भी गैस का अगर 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर आप किसी भी गैस के 1 मोल का रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम निकालो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 22.41 DM³ वो जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 22.41 DM³ के बराबर है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP।
अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है तो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.41 नहीं है सर। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हर लॉ के अंदर आपने एक मसला देखा। बॉयल्स लॉ कह रहा है भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। चार्ल्स लॉ कह रहा है भाई प्रेशर कांस्टेंट रखो। एवोगैड्रोस लॉ कह रहा है टेम्परेचर प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखो। तो इसका हल निकालने के लिए एक बंदा मैदान में आया जिसने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, इसका एक आइडियल गैस भी इक्वेशन कहते हैं। क्यों? बॉयल्स लॉ में क्या मसला था भाई? आप टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते। बॉयल्स लॉ में क्या मसला था? आप प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। एवोगैड्रोस लॉ रिलेशन बता रहा है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का, लेकिन टेम्परेचर। तो हर लॉ में एक ना एक लिमिटेशन थी। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए जनरल गैस इक्वेशन आ गई। इसने कहा कि आप तीनों चीजों को एक साथ चेंज करो तो वो कंबाइंड रिजल्ट आपको देगी। और उसका जो आंसर था वो क्या था? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसने तीनों को डेरिवेशन की। डेरिवेशन हमारे किसी काम की नहीं है, हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जो कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसमें इसने बोला ये जो आर साहब हैं, ये आर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं, इनका नाम रख दो जनरल गैस कांस्टेंट। इनका नाम रख दो आप जनरल गैस कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, अब जरा समझते रहिएगा बात को। इन्होंने कहा इसी इक्वेशन में आप अज्यूम कर लो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी इक्वेशन के अंदर आप अज्यूम कर लो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू किसके बराबर है सर? 1 मोल के बराबर है। तो देन आपकी इक्वेशन थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। अगर 1 मोल की आप बात करते हो तो आपकी इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा सर? जरा गौर से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 को। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है, एन तो 1 के बराबर हो गया, पी वी अपॉन टी हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया? आर हो गया। तो इन्होंने बोला द रेशो ऑफ पी इंटू वी अपॉन आर। पीवी अपॉन टी, सॉरी, पीवी अपॉन टी का जो भी रेशो निकालो तो वो आर के बराबर आएगा। एंड व्हाट इज आर? आर इज कांस्टेंट। तो यहां से जनरल गैस इक्वेशन की एक और शक्ल निकल गई। वो कौन सी शक्ल निकली? वो निकली, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो लो एट 1 मोल के ऊपर, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो P1V1/T1 बराबर हो गया P2V2/T2 पे। P1V1T1 बराबर हो गया P2V2/T2 पे। ये आपके पास क्या निकल के आ गया? फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह PN VN तक जाएगा, हमें उसकी जरूरत नहीं। अब हौसला क्या पैदा करना है? आपको मालूम करना है भैया, आपको मालूम करना है आर की वैल्यू। आपको मालूम करनी है वैल्यू ऑफ आर। ये आर क्या है? इस आर की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो आपको याद होगी, तमाम यूनिट्स में याद होती है बच्चों को। लेकिन फिर उसने पूछा कि वैल्यू ऑफ आर बताओ इन डिफरेंट यूनिट्स। तो ये आप या तो याद करके चले जाओ या निकालना सीख लो। मेरा सजेशन है कि याद करके चले जाओ। निकालना सीखने में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन से बचो, याद करके चले जाओ। वैल्यू ऑफ आर निकालने के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या थी सर? वैल्यू ऑफ आर निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो यही है, पी वी अपॉन टी। आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पी वी अपॉन टी। टी के साथ आप एन भी लगा लो भाई, एन भी लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स भी लगा लो। जनरल गैस इक्वेशन को देखते हुए इसको बनाओ, पी वी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टी। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है आर निकालने के लिए। तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए मेरा प्यारा बेटा? मुझे पता होना चाहिए प्रेशर की वैल्यू। प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है सर? प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर की, सीजीएस यूनिट में काम कर रहे हैं। टेम्परेचर जो होता है चंदा वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। +273 कर दोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है जी। प्रेशर, टेम्परेचर। फिर आप बात करते हो नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? 1 मोल। अगर 1 मोल हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, स्टैंडर्ड प्रेशर हो, तो वॉल्यूम की वैल्यू भी फिक्स रहती है, विच इज इक्वल्स टू 22.41 DM³ जो किसके बराबर होती है? 22.41 DM³ के। ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं मेरा बेटा, ये वैल्यूज मैंने ली हैं सीडीएस सिस्टम के लिए।
किसके लिए लिया बेटा मैंने? जो केमिस्ट्री में हम सिस्टम पढ़ते हैं, CGS सिस्टम के लिए मैंने बात की है। ठीक है। अब जब इसका आंसर निकालने जाओगे तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूं, मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, मैंने कौन सी कैलकुलेशन करनी है। तो एज पर द इक्वेशन नंबर एल्फा, इक्वेशन नंबर एल्फा को अगर मैं गौर से देखूं तो इक्वेशन नंबर एल्फा से जो आंसर निकल के आएगा आर का, वो क्या आएगा? 0.0821। इसमें बेटा वैल्यू याद करना कमाल नहीं है, यूनिट याद रखना कमाल है। प्रेशर जो मैंने ये लिखा है वो एटीएम में लिखा है, तो प्रेशर का यूनिट आएगा एटीएम। वॉल्यूम जो रखा है मैंने डीएम क्यूब में रखा है, तो वॉल्यूम का यूनिट आएगा डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स मैंने मोल्स में रखे थे, तो ये मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स। टेम्परेचर जो रखा था केल्विन में रखा था, तो ये ऊपर चला जाएगा केल्विन इनवर्स। तो ये पूरी वैल्यू आपको तावीज की तरह याद होनी चाहिए, 0.0821 एटीएम, डीएम क्यूब, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ये तो मैंने सीजीएस सिस्टम में आर की वैल्यू बता दी। अगर वो एग्जामिनर बात कर रहा हो कि भाई मुझे एसआई सिस्टम में आर की वैल्यू बताओ, तो आप लोग फिजिक्स में ये काम करके आ चुके हो, एग्जामिनर को बताना कि बेटा हमसे ना खेलो, हमने सब पढ़ा हुआ है। तो एसआई सिस्टम में भी मैं डेटा बना देता हूँ, वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो कोई मसला ही नहीं है, अभी 1 मिनट में आ जाएगा। एसआई सिस्टम में जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर बराबर होता है बेटा, सॉरी, वो प्रेशर बराबर होता है 101,325। 101,325 जो हमने एसआई वैल्यू पढ़ी थी प्रेशर की स्टैंडर्ड की। तो 325 इसको पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिएगा, एडवाइस कर रहा हूँ, एडवाइस को मान लेते हैं हमेशा। पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिएगा। टेम्परेचर की बात करते हैं तो अब हम बड़े हो गए, 0 डिग्री सेल्सियस को हम डायरेक्टली 273 केल्विन कह देंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी तो एसआई में हो, जिसमें भी हो, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा मोल ही रहता है, तो इसको 1 मोल रखा। वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम सीजीएस में डीएम क्यूब होता है, बट एसआई के अंदर क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब होता है। एसआई के अंदर क्या होता है चंदा? मीटर क्यूब होता है। तो अब यहाँ पे टेंशन हो जाएगी कि डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे लेकर जाएं, डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे लेकर जाएं। तो भाई डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में ले जाने के लिए डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा आपको 1000। इस कंडीशन को लिख लीजिएगा कि जब भी आप डी एम क्यूब को लेकर जाएंगे मीटर क्यूब के अंदर, मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है तो बड़े यूनिट में जाते हुए हम डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। तो मीटर क्यूब में जाते हुए आप क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। और इसी तरह मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में आएंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। तो द आंसर वुड बी इक्वल्स टू 0.0224 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा, 0.0224 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जब इसको ले जाके इक्वेशन नंबर अल्फा में पुट करेंगे एसआई वैल्यूज को, तो बेटा इक्वेशन नंबर अल्फा आपको आंसर देगी 8.313। 8.313। यूनिट को निकालना सीख लीजिएगा। यूनिट निकालना बच्चे को नहीं आता, लेकिन आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो माशाल्लाह आप लोग वैसे ही सर बिलाल से पढ़ रहे हैं तो एकदम चैंपियन होते हैं फिजिक्स के अंदर। 8.313। पहले क्या रखेंगे? प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर आप रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ प्रेशर के साथ रखेंगे वॉल्यूम, जो कि बेसिकली मीटर क्यूब होगा। फिर आप रखेंगे क्या बेटा? मोल इनवर्स। और फिर आप रखेंगे केल्विन इनवर्स। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो आखिर में क्या बचा? न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को चंदा जहां पर भी लिखा हुआ पाए उसको जूल का नाम दे दें। तो जो फाइनल यूनिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर? वो निकल के आएगा जूल इंटू मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। जूल इंटू मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स एसआई में निकल के आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर टेढ़ा है, वो बोलता है कैलोरीज में बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, कैलोरीज में बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे चैंपियन बच्चे, जरा मुझसे, मैं इनसे मुखातिब होता हूँ, जरा मुझे बताइएगा कि अभी तक जो मैंने बातें कही हैं वो दिल में उतरी हैं, दिमाग। रिलेशन हमें पता होना चाहिए कैलोरीज और जूल का क्या है, बचकाना रिलेशन है। कैलोरीज और जूल का रिलेशन है, कैलोरीज बड़ा बंदा है भाई। एक कैलोरी के अंदर हमारे पास 4.184 जूल आते हैं। एक कैलोरी के अंदर 4.184 जूल आते हैं। तो आपको जूल से कैलोरी में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो द आंसर वुड बी जनरल गैस इक्वेशन इन कैलोरीज
आप इसको 4.184 से डिवाइड करेंगे तो 1.989, या 2 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, 1.989 यहां पर आएगा कैलोरीज पर मोल इनवर्स पर केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से आपको बेटा ये आर की डिफरेंट वैल्यूज याद रखनी है। आर की तमाम वैल्यूज आपने क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। तो अब पेपर में सवाल देते हैं, एमसीक्यू बड़ा फेमस है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में आपको मल्टीपल वैल्यूज दे देगा, तो आप बता देंगे भाई सीजीएस सिस्टम में इतना मत घुमाओ, 0.0821 एटमोस्फेयर, डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स मेरा क्या है बेटा आंसर है। आप उसको बोल देंगे जस्ट साइलेंट एंड लिसन टू मी। ठीक है, आप इस तरह उसको बोल देंगे तो अपना आंसर टिक करके आ जाएंगे। ओके जनाब, अब यहां से हमारे पास ना एक और चीज आती है, यहां से हमारे पास एक और मासूमाना चीज आती है कि जनरल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमाते हैं वो। और जनरल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा के वो क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा सा जनरल गैस इक्वेशन को घुमाते हैं और वो आपसे फरमाते हैं जनरल गैस इक्वेशन की मदद से मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बताओ। हैं, जनरल गैस इक्वेशन की मदद से मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बताओ। आप बोलते हैं अच्छा जी ऐसा कुछ है, अभी बता देते हैं, सोचेंगे आप थोड़ा सा। फिर बोलेगा भाई मॉलिक्यूलर मास पे नहीं रुको, जनरल गैस इक्वेशन की मदद से मास ऑफ गैस भी बताओ। हैं सर, जनरल गैस इक्वेशन की मदद से मास ऑफ गैस देख लेते हैं, भी हौसला रखते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा वो कहता है जनरल गैस इक्वेशन की मदद से डेंसिटी ऑफ गैस भी बताओ। अच्छा, इतना कुछ एक साथ मांग लिया, आइए देख लेते हैं। अभी देखते हैं इसको। भाई जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। जब इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस आपसे पूछेगा ना, आइए निकालते हैं। तो हमने बोला कि भाई जनरल गैस इक्वेशन क्या है, हमने स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, जो मैं 3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा इसको याद कर लें, इनको ड्राइव करना सीख लें। विद इन 2 सेकेंड्स आप ड्राइव कर लेंगे। याद करने में ऊपर वाली चीज नीचे ले जाएंगे, नीचे वाली ऊपर ले आएंगे और भंड मार के आ जाएंगे। तो इसलिए इसको ड्राइव कर लें। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आपको पता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी आपको पता है, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास कह लें, इसको एम एम कह दें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को आप क्या कहते हैं बेटा, एम एम कह दें। और साथ में क्या हो जाएगा, आर इंटू टी। अब यहां से मॉलिक्यूलर मास को अलहदा कर लें, ऊपर लेकर चले जाएं, तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। बस ये आपसे उसने पूछा था कि मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। तो आपने मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या बताया, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एम इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पीवी। तो ये आपने फॉर्मूला बना दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस का, मासूम सा फॉर्मूला बना दिया, खत्म हो गई इक्वेशन, कहानी खत्म, गुलमुल, जीत गया। फिर वो बोलेगा इसी को यूज करते हुए मास ऑफ गैस भी बताओ। सर मास ऑफ गैस बिल्कुल इसी फॉर्मूले को आपने यूज करना है, क्या टेंशन है। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी को आपने यूज करना है, एन का मतलब आपको पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, आपने फटाफट लिखा पीवी इज इक्वल्स टू, जिनको नहीं समझ में आया अभी देख लें, एम का मतलब है मास ऑफ गैस को आपने एम से डिनोट कर दिया, एम आर टी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की जगह नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब मास ऑफ गैस निकालना है, तो मास ऑफ गैस को आपने एक तरफ रखा, मास इक्वल्स टू पीवी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे डिवाइड कौन होगा आके, आर इंटू टी, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर नीचे आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये आपने मास ऑफ गैस का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। ये अक्सर बेशतर पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाई डेंसिटी ऑफ द गैस बताइए। तो डेंसिटी ऑफ द गैस का मतलब क्या होता है, सेम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप लेकर चलेंगे। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को आप डिनोट करते हैं रो से, रो एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। और डेंसिटी का अपना फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जहां पर भी मास ऊपर और वॉल्यूम नीचे नजर आए उसको आप चीज को डेंसिटी बोल दो। ठीक है जी, अभी कर लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, वही काम करना है भाई, मास लेकर आना है पहले। तो मास कहां से लेकर आओगे, नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेक कर दोगे मास ओवर मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, आर इंटू टी। अब मुझे क्या चाहिए, मास के नीचे वॉल्यूम चाहिए। जब मास के नीचे मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मास यहां पे रखा, वॉल्यूम को मैं नीचे लेकर आ गया, बाकी सारी चीजों को मैं उस तरफ ले जाऊंगा। यहाँ पे प्रेशर था, वॉल्यूम नीचे चला गया, मॉलिक्यूलर मास ऊपर आकर क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
गंदा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास चंदा ऊपर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डिवाइड कर देंगे इसको आर अपॉन टी से, आर और टी से, आर टी वहां मल्टीप्लाई तो नीचे। अब ये जो मास ओवर वॉल्यूम बचा, दिस मास ओवर वॉल्यूम इज बेसिकली कॉल्ड एज डेंसिटी। दिस मास ओवर वॉल्यूम इज बेसिकली कॉल्ड एज डेंसिटी, इसको आप क्या बोलते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर जब फॉर्मूला शक्ल दे देंगे फॉर्मूले की, तो वो शक्ल क्या निकल के आ जाएगी, वो शक्ल निकल के आ जाएगी, डेंसिटी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। तो ये आपके पास तीन फॉर्मूलाज होते हैं जिसको आप नॉर्मली यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज करते हैं, सवाल के अंदर ही पूछा जाता है, तो आपने ये छोटा सा आंसर बताना होता है। तो ये हमने जनरल गैस इक्वेशन देखा। जनरल गैस इक्वेशन के अलावा हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ देखा, आर की यूनिट भी देखे। एक आखिरी टॉपिक है इसके अंदर, वो क्या है, आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है। व्हाट इज आइडियल गैस एंड व्हाट इज रियल गैस, और आइडियल गैस किस तरीके से डेविएट होती है फ्रॉम रियल गैस। तो उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और क्लास को इंशाल्लाह अपने इख्तिताम पर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस किस तरीके से रियल गैस से डेविएट करती है। आइए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रियल गैस एंड आइडियल गैस, और साथ साथ बात करते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, और आइडियल गैस रियल गैस की तरह कब, सॉरी, रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, और कब, आई रिपीट, रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, और कब रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट हो जाती है। डेविएट का मतलब होता है बेटा, कब उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेती है, इसका मतलब होता है डेविएट हो जाना, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रियल गैस की। रियल गैस का मतलब क्या होगा, हर वो गैस जो ओबे ना करे हर गैस लॉ को एट ईच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, डज नॉट ओबे ऑल गैस लॉस, जो हर गैस लॉ को हर कंडीशन पे ओबे ना करे, मतलब उसकी वैल्यूज में डिफरेंस हो। और ये आइडियल बंदा क्या होता है, जो हर चीज पर पूरा उतरते हो, जो हर चीज पर पूरा उतरता हो, ओबेस, ये ओबे करता हो, बात मानता हो ऑल गैस लॉस की, तमाम गैस लॉस की बात करता हो एट ईच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर कंडीशन पे, जो टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन होगा उस पे ये गैस लॉ की बात मानती हो। आइडियल मतलब जो आप सोचो कि आइडियल गैस जीरो हो सकती है, जीरो हो गई। आइडियल गैस मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो गई। आइडियल गैस में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं है, नहीं है। आइडियल गैस में इलास्टिक कोलिजन है, जी इलास्टिक कोलिजन है। तो हर बात पर जो पूरा उतरती हो वो आइडियल गैस होती है। रियल गैस का मतलब होता है भाई हर बात पर पूरा नहीं उतरना। मतलब सर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में नहीं है, रियल गैस कहती है भाई थोड़ी बहुत तो है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है जरूर। सर गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इलास्टिक है, रियल गैस कहती है भाई इलास्टिक के करीब करीब है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन ही है। मतलब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है जब वो टकराते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट आता है बिटवीन गैस, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं रियल गैस से और आइडियल गैस से। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एट व्हाट कंडीशन रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ये जो मैंने डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट लिखा है ना, ये वो है, एट व्हाट कंडीशन। ये एग्जाम में अक्सर और बेशतर आती है, बच्चे इसको रट्टा मार के जाते हैं। 90% बच्चों का रट्टा गलत होता है, 10% बच्चों का गलत भी, 90% सही होता है, 10% गलत भी होता है। तो गलत वाले बच्चे ज्यादा फोकस करें। एट व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस।
मतलब रियल गैस भी आइडियल गैस जैसा बिहेव करे, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? दूसरा, एट व्हाट कंडीशंस आइडियल गैस, एट व्हाट कंडीशन रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये दो कंडीशन याद करनी है। भाई मैं इसको बच्चों को आसान तरीन तरीका बताता हूँ। कभी जिंदगी में रट्टा नहीं मारो, कॉन्सेप्चुअली इन दो कंडीशन को याद कर लो तो कभी जिंदगी में परेशान नहीं होगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? वो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह जब तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो। वॉल्यूम इंक्रीज होने में ये दोनों बहनें साथ होती हैं, रियल गैस और आइडियल गैस। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, सर क्या कह रहे हैं? अभी जो मैं कह रहा हूं ना वो बात समझ में आ जाएगी। रियल गैस आइडियल गैस से कब किनारा कशी इख्तियार कर लेती है? जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होने पर रियल गैस तो कहती है मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, जबकि आइडियल गैस कहती है मेरा वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। मेरा वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, रियल गैस कहती है मेरा वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, मैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाऊंगी। आइडियल गैस कहती है आइडियल लिक्विड नाम की कोई चीज नहीं होती, मेरा वॉल्यूम कम होते होते क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन याद कर लो कि वॉल्यूम इंक्रीज होने पे दोनों बहनें साथ हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होने पर दोनों बहनों का रास्ता जुदा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पर आइडियल गैस बिहेव करती है लाइक, सॉरी, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर रियल गैस बिहेव करती है लाइक आइडियल गैस, और वॉल्यूम डिक्रीज होने पर रियल गैस बिहेव नहीं करती लाइक आइडियल गैस। या आसान लफ्जों में, वॉल्यूम डिक्रीज होने पर वो क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। मेक सेंस? कंडीशन आसान है, इस कंडीशन में कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहुत आसान लफ्ज में बात कर दी मैंने कि वॉल्यूम का बढ़ना, दोनों गैसें बिल्कुल अपना वॉल्यूम एक साथ बढ़ा रही होती हैं। वॉल्यूम का कम होने पर भी दोनों खुश हैं, लेकिन एक वक्त आता है आइडियल गैस बोलती है मेरा वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, रियल गैस बोलती है नहीं भैया मेरा वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। यहीं से दोनों में किनारा कशी आ जाती है, फड्डे आ जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। अब आपने कंडीशन एक्चुअल याद करनी है। वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है? वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है? जब आप जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, हाई टेम्परेचर करो, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। और साथ साथ जब आप प्रेशर को लो करोगे तो वॉल्यूम क्या होता है मेरा बेटा? डिक्रीज होता है। जब आप प्रेशर को क्या करोगे? लो करोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो हाई, सॉरी, प्रेशर को लो करोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, माय बैड। हाई टेम्परेचर करो या लो प्रेशर करो, इन दोनों केसेस में वॉल्यूम बढ़ता है और रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और अगर आप टेम्परेचर को लो करोगे, लो टेम्परेचर करो या प्रेशर को हाई करो, तो ये दो वो कंडीशंस हैं जहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होना, दोनों में फड्डा होना, दोनों में लड़ाई होना, और आइडियल गैस और रियल गैस के रास्तों का अलग होना। तो आपने हाई टेम्परेचर लो प्रेशर से याद किया ना, तो मैंने अक्सर बच्चों को कंफ्यूज इस तरह देखा है, यार आइडियल गैस और रियल गैस की सिमिलरिटी में क्या ज्यादा क्या कम होता है? टेम्परेचर हाई होता है या प्रेशर हाई होता है? तो अक्सर बच्चों को मैंने इस मामलात में कंफ्यूज देखा है। तो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके भाई ने आसान तरीका बताया हुआ है। आप इसको वॉल्यूम के लिहाज से याद करो। वॉल्यूम के बढ़ने पे दोनों खुश हैं, वॉल्यूम के कम होने में दोनों की लड़ाई है। लाइक पैसा बढ़ता है तो दो साथ चल रहे हैं, पैसा कम हुआ दोनों में लड़ाइयाँ कम शुरू हो गई। तो वॉल्यूम इज काइंड ऑफ पैसा। तो वॉल्यूम के बढ़ने पे दोनों खुश हैं, वॉल्यूम के कम होने पे दोनों की क्या शुरू हो गई? लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जब दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हुई तो दोनों एक दूसरे की तरह क्या करते हैं? बिहेव नहीं करते। जब बिहेव नहीं करते तो आपने कंडीशंस को याद कर लिया। इसमें कोई टेंशन है, कोई परेशानी? अच्छा,
इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम इस जो डेविएशन है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसको ग्राफिकली भी समझाया जाता है, वो ग्राफ में बनाऊंगा तो नहीं, मैं आपको तस्वीर लगा के दिखाता हूं ताकि समझ में आसान आ जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल गैस डेविएशन, जो रियल गैस डेविएट होती है ना उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल गैस डेविएशन, मतलब वो आइडियल गैस से किस तरीके से जुदा हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल गैस डेविएशन, रियल गैस की डेविएशन की रिप्रेजेंटेशन। अब भैया उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं भी बताता हूं। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है, याद दिलाएं, भूल गया हूं मैं बेटा। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, शाबाश। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इज फुली एक्सेप्टेबल फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस तो इसको पूरी तरीके से मानती है, इस पे अमल करती है, लेकिन रियल गैस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को नहीं मानती। दैट्स वाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस के लिए है। रियल गैस कहती है कि भाई अगर मुझे इसमें शामिल करना है, रियल गैस कहती है, रियल गैस कहती है अगर मुझे इसके अंदर शामिल करना है तो आपको एक और नंबर लगाना पड़ेगा। फॉर रियल गैस, आप रियल गैस की जब बात करते हो तो रियल गैस कहती है मुझे अगर पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी से मैच कराना है तो भाई मेरी कंडीशन है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, फॉर्मूला नहीं होगा, पीवी इज इक्वल्स टू जेड इन टू एन आर टी फॉर्मूला होगा। अब ये जेड क्या भला है, जेड आपको कहता है कि भाई जेड एक नंबर है, इस नंबर को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस जेड को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर जेड की वैल्यू, आई रिपीट, बेटा दोबारा बता रहा हूं, अगर जेड की वैल्यू 1 के बराबर है, या आसान लफ्जों में अगर आप आइडियल गैस की बात करते हो, अगर मेरा बेटा आप आइडियल गैस की बात करते हो, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ये जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जिसकी वैल्यू बताती है, जेड की एक वैल्यू निकलती है और वो बताती है कि आपकी रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएट हो रही है, कितना उससे मुख्तलिफ जा रही है, कितना उससे फड्डा कर रही है। आई रिपीट, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, सब मानते हैं। रियल रियल गैस कहती है अगर मुझ पर ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझ पर लगाने के लिए एक फैक्टर लाना पड़ेगा साथ, जिसको आप कहते हैं जेड, जिसको हम बना देंगे पीवी इज इक्वल टू जेड इंटू एन आर टी। अब आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जैसी जेड की वैल्यू 1 होगी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, बात भी बराबर हो गई। जैसी जेड की वैल्यू 1 होगी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, बात क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अब z की दो वैल्यूज होती हैं, एक z की वैल्यू होती है लेस देन 1 और एक z की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। ये आसान लफ्जों में z की तीन वैल्यूज हैं, z इक्वल्स टू 1, इसका मतलब आपकी गैस कौन सी गैस है, आइडियल गैस। अगर किसी रियल गैस का भी आंसर z इक्वल्स टू 1 आ गया तो इसका मतलब वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। किसी रियल गैस के सिनेरियो में भी z इक्वल्स टू 1 आंसर आ गया तो इसका मतलब आपकी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर z की दो वैल्यूज होती हैं, एक z की वैल्यू होती है लेस देन 1, 1 से छोटी, और एक z की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी। एक z की वैल्यू लेस देन 1 होती है और एक z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप बोलते हो रियल गैस की जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो कौन सी डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है। उस डेविएशन को आप बोलते हो नेगेटिव डेविएशन। और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इसको आप बोलते हो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन। बस डेविएशंस आपको याद करनी होती है और इसमें कुछ आपने मजीद याद नहीं करना होता।
इसका एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ नॉर्मली पेपर में आता तो नहीं है, आपके इसका पार्ट भी नहीं है, कभी जिंदगी में रहा भी नहीं है। वजह ये है कि उस ग्राफ, आप लोग ग्राफिकल काम तो नहीं कर रहे, आप लोग तो बेसिकली एमसीक्यू उसको सॉल्व कर रहे होते हो। लेकिन उसको ग्राफ को मैं दिखा देता हूँ। मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। हम्म। आ जाओ भैया, ग्राफ साहब आ जाओ। कॉपी। ये देखिएगा, इस किस्म का ये ग्राफ होता है, बहुत ही छोटा है। हम्म। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे ना, तो ये z है आपके y एक्सिस पर, और z के अलावा आपके पास जो प्रेशर है वो x एक्सिस के ऊपर है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये वही बात बोल रहे हैं जो मैंने आपको समझाया है। जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही होगी, जब प्रेशर की वैल्यू, ये जो लाइन सीधी है ना इस ग्राफ के अंदर, ये देखिए, ये जो सीधी लाइन में लेके जा रहा हूँ, रेड कलर से लेके जा रहा हूँ, सॉरी मैं ब्लू कलर से हुई हुई है, आइडेंटिफाई कर रही है। तो ये जो सीधी लाइन है, यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हो कि z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1। मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करोगे, जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करोगे, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा बिहेव करेंगी। तो यहां पर भी आप देखो, प्रेशर कम करोगे तो z की वैल्यू 1 होगी, और जैसे ही z की वैल्यू 1 या 1 के करीब होगी, इसका मतलब यह है कि आपकी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो, आगे लेकर जा रहे हो, तो व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि गैसेस इस 1 से दूर हो रही हैं, या तो ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैसेस इस लाइन से डेविएट हो रही हैं। ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज बेसिकली आइडियल गैस। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली आइडियल गैस। आपकी गैसेस जैसे जैसे इस लाइन से दूर जा रही हैं तो वो डेविएशन कर रही हैं। अब z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, z की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो कौन सी डेविएशन है बेटा, वो नेगेटिव डेविएशन है। बस खत्म। ये डेविएशन डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर भाई, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। आपसे वो z की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कराएगा। वॉट मैक्सिमम ही कैन आस्क फॉर यू, मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है जेड होता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है, जेड लेस देन 1 हो तो क्या होता है। रियल गैस को अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन में प्लॉट करना चाहूं तो आइडियल गैस इक्वेशन की शक्ल क्या हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू जेड एन आर टी, उसकी शक्ल हो जाएगी। और जेड का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ। तो यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाता है इस चैप्टर का। आफ्टर दैट वी हैव टू डू सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप 5 मिनट का ब्रेक कर लें। 5 मिनट का ब्रेक करने के बाद आप लोग फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। इस चैप्टर को हम पाया तक तक पहुंचाएंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं। तो भाई आना शुरू कर दो आप लोग। अच्छा जी, आ गए हैं बच्चे। अब मैं आपको ये कहने लगा था कि हमारे पास जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स का बाकी है। तो छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बस टी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी के, और जनरल गैस, बॉयल्स लॉ के, चार्ल्स लॉ के। तो वो नन्हे मुन्ने न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स और भी गैस लॉज होते हैं, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। लेकिन वो डाल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ पीएमडीसी ने अपने करिकुलम का पोर्शन नहीं बनाए। तो पीएमडीसी वो करिकुलम में नहीं पूछता। जब पीएमडीसी करिकुलम में नहीं पूछता तो आप इसको ना करें, ठीक है। और अगर आपको करना है, लेट सपोज, तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपको मैंने प्रैक्टिस शीट जो मैं देता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग जो है, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन, बैच रिकॉर्डिंग 1.0 का फोल्डर जो आप सबके लिए एक्सेसिबल है, उसमें जाए। वहां पे जाके आप देख लीजिएगा सॉल्व एग्जाम्पल्स। मैंने पूरी प्रैक्टिस शीट जो मैं साथ चिपकाता हूँ वहाँ सॉल्व कराई दी है, वहां से जाके भी इसको देख सकते हैं। लेकिन अगेन हम पर्टिकुलर जो कंटेंट रहते हैं, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा एग्जाम में आएगा, तो उसमें ये चीज शामिल नहीं है। तो अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस शीट में सवाल आपको नजर आए तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आप उसको डंके की चोट पे स्किप कर सकते हो, वो इंशाल्लाह बल्कि पेपर में आएगा ही नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं है अपने कंटेंट के अंदर। हाँ, जिसको पढ़ना है तो पढ़ के वो उसको चैंपियन जरूर हो सकता है, बल्कि मैंने पढ़ाया भी है।
प्रीवियस एमडी कैट के जितने बैचेस उन्होंने पढ़ाया भी था, ऑब्वियस सी बात है ये बैच पर्टिकुलर टू पीएमडीसी है, तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें इसके अंदर नहीं करता जो हमारी कोर्स ऑफ कंटेंट से बाहर है। लेकिन मैक्सिमम सारी बातें हम कर ही लेते हैं फिर भी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जल्दी से। कह रहा है भाई, इसको देखो, वो सवाल की स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे द प्रेशर, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं, इज गिवन एज 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक बराबर उसका प्रेशर है, एंड 5 dm³ वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है वो कितना है, 5 dm³ है। अब वो आपसे बात क्या कर रहा है, वो आपसे कह रहा है व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेयर। अब अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 dm³, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 dm³ तक जाता है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, सॉरी, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 atm, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा। तो आपने ये इसको आंसर में बताना। अब आंसर में क्या बताओगे, ए ऑप्शन है आपके पास 1 लीटर, दो ऑप्शन है 5 लीटर, तीसरा ऑप्शन, लीटर कहते हैं या इसको डीएम³ कहते हैं, एक ही बात है, 1 dm³। बी ऑप्शन है सर 5 dm³। सी ऑप्शन है सर 2.5 dm³। और डी ऑप्शन है 10 dm³। तो भाई अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को डबल कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है आधा हो जाएगा। प्रेशर आपने डबल किया, 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर किया, तो वॉल्यूम 5 से आधा हो जाएगा। 5 का आधा क्या कहलाता है, 2.5 dm³, जिसको आप 2.5 dm³ कहते हो। ठीक है। इसी तरह आपको वो सवाल देता है किससे रिलेटेड, तो भाई ग्राफ बता दो, ग्राफ कौन सा ज्यादा, ग्राफ कौन सा होता है, जो जनरल गैस इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कौन सा ग्राफ होता है। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, इसकी नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक हो गया, आवाज भी आ रही है, बेहतरीन। तो भाई यहाँ पर हमें सवाल में क्या दिया इसने, इसने सवाल में हमें दिया कि सर देयर इज अ बैलून फिल्ड विद अ गैस एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 2 लीटर्स। 2 लीटर्स क्या है, डीएम³ क्या है, बात होती है। व्हेन द बैलून इज टेकन टू द प्लेस एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ बैलून, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो भाई ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो किससे सॉल्व होगा ये, सर ये सॉल्व होगा V1/T1 इक्वल्स टू V1/T1 इक्वल्स टू V2। बहुत गंदा हो गया, क्या हो गया, क्यों लिखने जा रहा है मुझसे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, सर हमें जो चीज पता है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पता है, द बैलून इज फिल्ड विद वॉल्यूम 2 लीटर्स, 2 लीटर्स का मुझे वॉल्यूम पता है। फिर व्हेन द बैलून इज टेकिंग टू अ प्लेस 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है सर, V2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, V2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ये सवाल बच्चे गलत करते हैं नॉर्मली सेंटीग्रेड में वैल्यूज को रख के। You must have to change the values from centigrade to Kelvin।
आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में वैल्यू लाजमी 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 चेंज करनी है। अगर आप चेंज नहीं करते तो बेटा आपका सवाल गलत हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P1 है आपके पास 2 लीटर, P2 है आपके पास 26 प्लस 273। केल्विन में लाजमी कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, अगर वो कन्वर्ट नहीं किया तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जी क्या आंसर आएगा इसका? तो इसका आंसर समथिंग अराउंड आप कैसे निकाल लोगे? इसका आंसर आप निकालोगे, सर आपको कैलकुलेट करना है V2। V2 का फॉर्मूला होगा V2 इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई बाई T2। V1 की वैल्यू क्या है? 2 लीटर्स। T2 की वैल्यू क्या है? 26 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू क्या है सर? हमारे पास 39 प्लस 273। इसको रखेंगे तो आंसर समथिंग अराउंड आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। 2 लीटर्स के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। आप उसको ले जाके टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, एग्जामिनर जो कैलकुलेशन देता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं देता। ये भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। एग्जामिनर भी आपको इसी किस्म की कैलकुलेशन देगा जो आप इजीली कर सकते हो। सही है जी। ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ? ग्राफ का नेम बता दीजिए। विच इज ड्रॉन व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट को बेटा हम फिजिक्स की जबान में क्या कहते हैं? थर्मल। और कौन सा थर्मल? आइसोथर्मल। प्रेशर कांस्टेंट तो आइसो बार, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसो कोरिक। आइसो मतलब सेम होता है, टेम्परेचर के लिए थर्मल इस्तेमाल करते हैं। अब ये सवाल आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। द बलून इज फिल्ड विद 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बलून। ये तो वही रिपीटेडली सवाल आ गया मेरे ख्याल है, इसको हटा दें। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, इसको हटा दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास एंड टेम्परेचर ऑफ गैस? मोलर मास और टेम्परेचर ऑफ गैस का करेक्ट रिलेशन इसने पूछ लिया है। तो मोलर मास और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? मोलर मास की बात मतलब मॉलिक्यूलर मास, इसको आप इजिली कर सकते हैं, ऊपर मैंने डेरिवेशन कराई हुई है। ठीक है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी क्या होता है? ये इसने अच्छा सवाल पूछा है। तो पीवी इज इक्वल्स पीवी अपॉन एनआरटी, बच्चे इसको अंधाधुंध देखते हैं, जनरल गैस इक्वेशन लगा के आ जाती है। तो इसने वहां पे ऑप्शन नहीं दिया, उसको पता है बच्चे निकम्मे हैं। तो भैया आपको पता था पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इन सबको उठा के आपने जेड से मल्टीप्लाई किया तो जेड का आंसर निकल के आता है जेड इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन आर टी। और इसको आप कहते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको आप कहते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कंप्रेसिबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द आइडियल वॉल्यूम। नहीं भाई, रियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय आइडियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। रियल टेम्परेचर बाय आइडियल टेम्परेचर। रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रियल प्रेशर। यस। तो ये आपकी बुक में शायद फेडरल बोर्ड की किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैन ऑल्सो बी मेजर एज द रेशियो बिटवीन रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम। तो इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली डेविएशन शो करता है। और इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय या रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम टू द आइडियल वॉल्यूम, या रियल रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम के थ्रू भी हम इसको मालूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर, रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इससे डिफाइन किया जाता है। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है वो अगर आप बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक होता है ऑलवेज, अगर इन अ प्रॉपर एंड प्रिडिक्टेड मोशन नहीं। तो हम गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन एज पर द अपनी लॉ, जो हमारा लॉ है जिसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब यहाँ पर इन्होंने आइडियल गैस रियल गैस का सिनेरियो कुछ नहीं लिखा।
तो हमने एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आंसर लगा दिया। लेकिन अगर वो हमसे पूछता लेकिन अगर वो हमसे कहता कि भाई बताओ आइडियल गैस का क्या होता है, तो आप परफेक्टली इलास्टिक बोलते। और रियल गैस का अगर वो लिख के पूछता तो आप इन इलास्टिक कहते। अगर वो रियल गैस का लिख कर पूछता तो आप इसको इन इलास्टिक कहते। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। ये इसने बोल दिया एट एसटीपी कंडीशन हाउ मच वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ गैस कंप्राइजेस, तो 22.4 लीटर्स। तो इसी किस्म के सवालात, बहुत आसान से सवालात पेपर में आते हैं। पेपर का मतलब ये कुछ नहीं होता कि पेपर में बहुत खतरनाक सवाल आएंगे। तो ये सवालात पेपर में आते हैं, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके पास प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल होगी। आपके पास चंदा पी वाई क्यूज का लिंक भी दिया हुआ है, वो भी अवेलेबल होगा। तो आप दोनों तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह फिर कल एक नए जज्बात के साथ हम नया चैप्टर पढ़ेंगे अपना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।